नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज हम अध्ययन करेंगे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्ट 2। इसके अंतर्गत हम देखेंगे संघ बनाने के लिए आवश्यक शर्तें, मेरिट्स ऑफ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड डिमेरिट्स। पिछले वीडियो में हमने संघीय शासन व्यवस्था का अर्थ, अभिप्राय, उसकी प्रमुख विशेषताएं एवं परिभाषा का अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे कि संघ के निर्माण के लिए आवश्यक जो शर्तें हैं वे क्या हैं। रिक्विजिट्स ऑफ ए फेडरेशन, कि संघ के निर्माण के लिए कुछ परिस्थितियों का होना आवश्यक है और वे क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अपने अस्तित्व की रक्षा के साथ व्यापक रूप से एक होने की भावना होनी चाहिए। जो संघ का निर्माण करने वाली इकाइयां होती हैं उनमें ये भावना होनी चाहिए कि यदि उनके मिलने से संघ बनता है तो वो उनके जो एग्जिस्टेंस उसको बेटर प्रोटेक्ट करेगा और उनकी शक्ति को बढ़ाएगा। जब तक यह फीलिंग नहीं आएगी संघ की इकाइयों में, तब तक कोई भी संघ को बनाना मुश्किल होगा और यदि बन भी जाएगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन नहीं हो पाएगा। सेकेंडली हम देखते हैं भौगोलिक समीपता, दैट इज ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। और इसमें हम ये पाते हैं कि जो संघ की इकाइयां हैं यदि वो भौगोलिक रूप से पास पास हैं, उनमें आपस में जो इंटरेक्शन होना होता है वो आसानी से हो पाता है, तो संघ की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। लेकिन यदि इकाइयां दूर दूर हैं और इकाइयों के बीच बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो इससे संघ के कार्यों निश्चित रूप से प्रभावित होंगे और जो संघ है वो भी सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएगा। उदाहरण के लिए जब ब्रिटिश एम्पायर था कॉलोनियल टाइम में, उस समय जो उसके कॉलोनीज थी वो पूरी दुनिया में फैली हुई थी, तो उनको उसका प्रशासन करने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। नेक्स्ट है भाषा, धर्म, संस्कृति व हितों की एकता। इक्वालिटी हम यहाँ मान सकते हैं, इक्वालिटी या यूनिफॉर्मिटी रिगार्डिंग रिलीजियन, लैंग्वेज एंड कल्चर। जैसे कि किसी भी संघ में यदि संघ की जो इकाइयां होती है वो भाषाई, धर्म और सांस्कृतिक रूप से यदि बहुत भिन्न भिन्न होती हैं या उनमें बहुत डिफरेंस होता है, तो ऐसी स्थिति में संघ का सुचारू रूप से काम करना, स्मूथली काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उदाहरण के लिए हम अपने देश को ही ले सकते हैं, बहुत तरह की विविधता है हमारे देश में, भाषा, धर्म और सब तरह से कल्चरल ट्रेडिशंस जो हैं वो उन सब को यदि हम देखें तो मच डिफरेंस, इट्स वेरी डाइवर्स, अ कंट्री इज वेरी डाइवर्स। लेकिन फिर भी हमारे देश में देयर इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की वजह से विविधता में एकता की जो हमारी देश में जो संस्कृति है, विविधता में एकता जिसे हम कहते हैं, उससे हमारा जो संघ व्यवस्था है वो बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं समान सामाजिक प्रथाएं और राजनीतिक संस्थाएं, सेम सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। किसी भी संघ में यदि सामाजिक संस्थाएं और राजनीतिक संस्थाएं यदि एक तरह की होती हैं और उनमें यूनिफॉर्मिटी या सम काइंड ऑफ इक्वालिटी होती है तो वो अच्छे से कार्य करती हैं, और यदि डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे संघ का कार्य करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आकार और जनसंख्या की दृष्टि से इकाइयों में समानता। यदि किसी संघ में शामिल यूनिट की जो पॉपुलेशन है और जो उनका साइज है, पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल उनका जो साइज है, यदि उसमें बहुत वेरिएशन होता है, बहुत डिफरेंस होता है, तो संघ की इकाइयों में इनइक्वालिटी होती है और इस कारण से उनमें कभी कभी संघर्ष और
असंतोष की स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं और ऐसी स्थिति में भी संघ का कार्य करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है पर्याप्त आर्थिक साधन। किसी भी संघ की इकाइयों में यदि नेचुरल रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो ऐसे संघ अच्छी तरह से कार्य करते हैं। लेकिन यदि संघ की इकाइयां इस प्रकार से होती कि कुछ इकाइयों में तो नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है और कुछ में बहुत ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में भी असमानता होती है और असमानता की स्थिति में किसी भी संघ के लिए कार्य करने में काफी कठिनाई हो जाती है। और लास्टली हम देखते हैं राजनीतिक चेतना, दैट इज पॉलिटिकल अवेयरनेस। और किसी भी संघ की इकाइयों में यदि राजनीतिक चेतना अच्छी होती है, पीपल आर अवेयर एंड दे नो अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द बीइंग मेंबर ऑफ फेडरेशन, देन किसी भी संघ के लिए कार्य करना आसान होता है। तो संघ के निर्माण के लिए कुछ ये शर्तें हैं, यदि ये इकाइयां फुलफिल कर दिया, जो सम्मिलित राज्य फुलफिल करते हैं, तब संघ अच्छे से बन पाता है और अच्छे से कार्य करता है। अब हम देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था के लाभ। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन में सामंजस्य। तो जैसा कि डाइसी कहते हैं कि संघ शासन राष्ट्रीय एकता और राज्यों के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने की अद्भुत राजनीतिक पद्धति है। फेडरेशन इज अ वंडरफुल पॉलिटिकल कॉन्ट्रीवेंस intended to reconcile national unity with the maintenance of state rights. इसमें देश की एकता भी बनी रहती है और राज्यों की स्वायत्ता भी बनी रहती है। तो ये एक यूनिक सिस्टम है जिसमें आपकी यूनिटी, इंटीग्रिटी, आपकी जो पावर एज ए होल वो बनी रहती है। साथ ही लोकल लेवल पर आप अपना प्रशासन चलाने के लिए भी स्वतंत्र होते हो। तो बहुत ही यूनिक सिस्टम है संघीय शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है निर्बल राज्यों को शक्तिशाली बनाने की पद्धति। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि यदि एक छोटा सा राज्य है, फॉर एग्जाम्पल नेपाल, भूटान, है ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये एक राज्य है, लेकिन दे आर नॉट मच इन्फ्लुएंशियल, वो प्रभावशाली नहीं है क्योंकि उनका आकार, जनसंख्या, उनकी पावर, सब कुछ बहुत कम है। वहीं हम फिर यूएसए लेते हैं, इंडिया लेते हैं, बहुत बड़ी कंट्रीज हैं, फेडरेशन है, और यहाँ की जो इकाइयां स्टेट्स है वो नेपाल और भूटान जैसे देशों से भी बहुत बहुत बड़े हैं। तो ऑब्वियसली जो बड़े देश हैं उनकी शक्ति बहुत ज्यादा है। तो जो निर्बल राज्य है यदि वो संघ के सदस्य बन जाते हैं तो उनकी शक्ति में बहुत वृद्धि होती है। नेक्स्ट है संघ में सम्मिलित राज्यों की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि, इंक्रीज इन इंटरनेशनल रेपुटेशन इफ दे बिकम मेंबर ऑफ अ फेडरेशन। कोई भी जो राज्य जो संघ में सम्मिलित हो जाते हैं उनकी अंतरराष्ट्रीय रेपुटेशन या प्रतिष्ठा उसमें काफी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि एक छोटे राज्य होने से उनका अपना कोई महत्व ज्यादा नहीं होता है और वो एक छोटे से देश होते हैं, और जब वे सदस्य बन जाते हैं संघ के तो एक बड़ा राज्य हो जाता है और बड़ा देश हो जाता है, और इससे उनकी अंतरराष्ट्रीय जो प्रतिष्ठा है, उनकी शक्ति है, उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन का लाभ। जो संघीय शासन व्यवस्था है उसमें केंद्र की सरकार केंद्र में काम करती है और राज्यों की सरकार राज्य स्तर पर काम करती है। तो इस तरह से जो स्थानीय महत्व के मुद्दे होते हैं उस पर कार्य करने के लिए राज्यों को फ्री हैंड मिलता है और स्थानीय समस्याओं का जो सुलझाना होता है वो स्थानीय लेवल पर पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है राजनीतिक चेतना। जो संघीय शासन व्यवस्था है उसमें पॉलिटिकल अवेयरनेस ज्यादा रहती है, क्योंकि आप केंद्र सरकार के कार्यों को भी देखते हो, आप राज्य सरकार के कार्यों को भी देखते हो और आप स्थानीय लेवल पर भी कार्यों को देखते हो। तो इससे आपकी जो राजनीतिक जागरूकता है वो काफी बढ़ती है, क्योंकि आपका कई लेवल पर इंटरेक्शन भी होता है शासन व्यवस्था से। नेक्स्ट, केंद्रीय शासन की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है और ऐसे शासन व्यवस्था में निरंकुशता या डिक्टेटरशिप की कोई आशंका
नहीं रहती है, क्योंकि सब अपने अपने क्षेत्र में संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। और बड़े देशों के लिए संघीय शासन व्यवस्था बिल्कुल उपयुक्त होती है। और तो ये सब कुछ कारण हैं जो संघीय शासन व्यवस्था के गुणों को बताते हैं। अब हम संघीय व्यवस्था के जो दोष या डीमेरिट्स है वह देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आंतरिक प्रशासन है उस संबंधी निर्बलता रहती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार में आपस में क्लैशेस होते हैं, और स्पेशली जब दोनों केंद्र में अलग दल की सरकार हो, राज्य में अलग दल की सरकार हो, तो इस तरह से कई बार उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आती है। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी कई बार दुर्बलता की स्थिति आती है कि राज्य और केंद्र के मध्य कई चीज़ों को लेकर जब कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं तो उसकी जो इंटरनेशनल प्रेस्टीज है उसमें भी काफ़ी कमी होती है। और कई बार राष्ट्रीय एकता को खतरा इसलिए उत्पन्न होता है कि जो इकाइयां होती हैं वो संघ से निकलने का प्रयास करती हैं, या उनमें जो सेशनिस्ट जो टेंडेंसीज है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, और इस वजह से जो संघ शासन व्यवस्था है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और इसके अलावा उत्तरदायित्व की अनिश्चितता भी रहती है कि कोई पॉलिसी फेलियर होती है तो कौन उसके लिए जिम्मेदार होता है, ये चीज़ क्लियर नहीं होती है। और समय और धन का भी अपव्यय इसलिए होता है क्योंकि केंद्र लेवल पर सरकार है, उनका पूरा स्टाफ, राज्यों पर राज्य स्तर की सरकार उनका पूरा स्टाफ काम करते हैं, तो इस तरह से समय और धन का अपव्यय होता है। और लास्टली हम देखते हैं कि राज्यों से संघ के निकल जाने की हमेशा आशंका बनी रहती है। इन सब कारणों से हम कह सकते हैं कि फेडरल सिस्टम जो है वो कई बार वीक भी साबित होता है। लेकिन कुल मिला के जब हम गुण और दोषों को हम एनालिसिस करें तो हमें पाएंगे कि संघ जो है वो किसी भी बड़े देश के लिए बहुत ही उपयुक्त व्यवस्था होते हैं।